हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट टू। पार्ट वन में हम पहले ही मेमोरी ग्लैंड तक कवर कर चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी बताएगा, जो जो एनसीईआरटी बताएगा केवल हम वही फॉलो करेंगे। और जहां से क्वेश्चन पूछा गया हम उस क्वेश्चन को वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस। फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल में ओवरीज होती हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवम। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, टेस्टिस में क्या होते हैं? इमेच्योर जर्म सेल होते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इमेच्योर जर्म सेल्स क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मटोजेनेसिस। अब देखो, अब स्पर्मटोजेनेसिस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इमेच्योर जर्म सेल्स स्पर्मटोगोनिया बनाते हैं। और स्पर्मटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब उनमें क्या होगा? पहला माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ईच स्पर्मटोगोनिया अब क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी। 2n सेल हो जाएंगे वो। ठीक है। उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और अब उन स्पर्मटोगोनिया क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी स्पर्मटोसाइट बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मटोसाइट में आगे क्या होगा? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन होते ही वो कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड सेल हो जाएंगे। ठीक है। और हैप्लॉइड सेल होने के बाद उनको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी स्पर्मटोसाइट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मटोसाइट क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स होंगे। और उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे केवल। अब आगे सेकेंडरी स्पर्मटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मटोसाइट में अगेन सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा। और वो क्या बनाएगा? 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। ठीक है। इस डायग्राम को देखते हैं। तो देखो, इस डायग्राम में क्या है? सबसे पहले क्या? स्पर्मटोगोनिया। ये कैसे हैं? 2n है, हैप्लॉइड सेल, सॉरी डिप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है। आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हुए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पे हैप्लॉइड हो गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड आगे किस में कन्वर्ट होंगे? फुली मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये। आगे यहाँ से हमारा नीट 2018 और नीट 2022 में क्वेश्चन बना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस, किस किस में डिफरेंस पूछा गया था? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। देखो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होना किसमें? स्पर्मटोजोआ में। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखेंगे इस चीज को। और स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कुछ साइक्लिक चेंज क्या होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग स्पर्मटोजेनेसिस। तो देखो, स्पर्मटोजेनेसिस सबसे पहले कब स्टार्ट होगी? प्यूबर्टी पे होगी। प्यूबर्टी के टाइम पे होगी, क्योंकि जेनरस कैसा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब हाइपोथैलेमस ने किस क्या निकाला? जेनरस का सीक्रेशन किया। जेनरस किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगी। पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ठीक है। अब देखो, एलएच जो होगा वो किस पे एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और क्या करेगा? लेडिक सेल्स से सीक्रेशन कराएगा एंड्रोजन्स का, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का। और जो एफएसएच होगा वो किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज कराएगा जो कि स्पर्मटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है। यहाँ पे वही कुछ दे रखा है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे तुमको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में, 2018 में। ठीक है, वही क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कौन से पार्ट है? हेड है। ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ का नेक पार्ट है, ये वाला। ये मिडिल पार्ट और ये टेल पार्ट। हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट में इसको डिवाइड किया है। स्पर्म का जो हेड होता है कैपिलर न्यूक्लियस है। एक कैप्लैक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं हम? एक्रोजोम। कैप्लैक स्ट्रक्चर ये वाला, इसे हम एक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या फील्ड होते हैं? लैक्टिक एंजाइम फील्ड होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? मिडिल पीस पे क्या होंगे? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और ये क्या कराएंगे? एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करा के। आगे दे रखा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन मेल होता है वो एट अ टाइम 200 टू 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 60% जो स्पर्म होंगे वो नॉर्मल सेपेंट साइज के होंगे, एंड एटलीस्ट 40% जो होंगे वो विगोरस मोटिलिटी या एक्टिविटी दिखाएंगी। आगे यहाँ बताया गया है कि सीक्रेशन ऑफ एपिडामिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट का एसेंशियल होता है फॉर द मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। ठीक है। अब सेमिनल
प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सीमन बनाएंगे। ठीक है, सीमन वर्ड इक्वल्स टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं ओजेनेसिस। स्पर्मटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ओवम का फॉर्मेशन होगा। अब ये कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक स्टेज में। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2022 में। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, याद रखेंगे, ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी स्टेज पे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे oogenesis स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में मिलियंस ऑफ गैमीट्स जो होंगे ऊजिनिया, वो फॉर्म्ड होंगे विद इन ईच ओवरी। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रायोनिक स्टेज के बाद ना कोई ऊजिनिया ऐड होती है ना कोई बनती है। अब देखो, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और प्रोफेज फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर जाएंगे म्योटिक डिवीजन के में। ठीक है, और वहां पे ये क्या होंगे, टेम्पररी अरेस्ट हो जाएंगे। कौन सी स्टेज में, एम्ब्रायोनिक स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्योटिक डिवीजन। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा प्राइमरी ओसाइट। वहां पे बोला जाएगा इनको प्राइमरी ओसाइट बोला जाएगा। प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एक सेल्स की लेयर बन जाएगी, उन सेल्स को बोला जाएगा ग्रेनुलोसा सेल्स, और लेयर बने हुए प्राइमरी ओसाइट को ही प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। ओके, अब देखो प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे, प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय टू मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। आगे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनके आसपास बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर बन जाएंगी और उसको बोला जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, देखो सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी बनेगी, उसको बोला जाएगा एंट्रम। एंट्रम, ठीक है, उस कैविटी को एंट्रम बोला जाएगा। और उस कैविटी के आसपास और बहुत सारे सेल्स की लेयर बनेगी, उन सेल्स में ही लेयर बनेगी। अंदर वाली लेयर को बोला जाएगा इनर थेका इंटरना, और बाहर वाली लेयर को बोला जाएगा आउटर थेका एक्सटर्ना। और इसी स्टेज पे जो टर्सरी फॉलिकल है वो साइज और शेप में बढ़ा जाएगा और वो अपना क्या डिवीजन करेगा, फर्स्ट कंप्लीट म्योटिक डिवीजन करेगा। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, और ये कैसा रहेगा, अनइक्वल डिवीजन रहेगा। अनइक्वल डिवीजन रहेगा रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। और ये क्या बनाएगा, एक सेकेंडरी ओसाइट और दूसरी एक पोलर बॉडी बनाई। ठीक है, अब सेकेंडरी ओसाइट जो होगा उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होंगे। जो टर्सरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राफिकन फॉलिकल में, उसी का दूसरा नाम है मैच्योर फॉलिकल भी है। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंडरी ओसाइट जो है उसके आसपास एक लेयर और बनेगी, उसको बोलेंगे हम जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब जो ग्राफिकन फॉलिकल है, रप्चर होगा, ग्राफिकन फॉलिकल अगेन रप्चर होगा और वो सेकेंडरी ओसाइट जो होगा ओवम को रिलीज करेगा, इसी को बोलेंगे ओव्यूलेशन। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इन फीमेल प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग, उनको उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी पे, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट मेंसेस को मेनार्च। ठीक है, अब जो ह्यूमन फीमेल होते हैं उनका जो मेंसेस है वो रिपीट होता है हर 28 टू 29 डेज पे अप्रोक्स अप्रोक्स। अब देखो, इसको कैसे डिफाइन किया है एनसीईआरटी में, एक मेंसस से दूसरे मेंसस के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंसस साइकिल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डिनोट भी किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहला फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा और ये कितने दिन होगा, अप्रोक्स 3 to 5 डेज होगा। ठीक है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी जो लाइनिंग्स हैं वो टूटेंगी, ब्लड वेसल्स वहां से रप्चर होंगी, तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अगर किसी वुमन को मेंसेस नहीं हो रहे हैं तो मे बी इंडिकेशन हो सकता है ये प्रेगनेंसी का, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ वुमेन्स में ये नहीं आते कई बार बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ कंडीशन या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी कई बार कई वुमेन्स में पीरियड्स नहीं आते हैं या फिर मेंसेस नहीं होते हैं। अब मेंसेस के बाद अगला फेज जो होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को ही प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ओवरी में ग्रो होंगे और क्या बनाएंगे, मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बनाएंगे। मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बनाएंगे। और अब इसी के साथ में एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की है वो अगेन रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, अगेन रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो आगे इसमें क्या था कि यहाँ पे इनहिबिन का 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था।
वहां पे सबसे करेक्ट ऑप्शन था इनिबिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, इनिबिन जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है ओवरी में, और क्या करता है वो इनहिबिट्स करता है सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच का। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि जो फॉलिकुलर फेज में एलएच और एफएसएच एकदम से बढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टिमुलेट करेंगे एंड और यही ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन कराते हैं किससे, फॉलिकल से। ठीक है, एलएसएच एंड एफएसएच कराते हैं, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कराते हैं ग्राफिकन फॉलिकल से। इसमें नीट 2020 में ऐसे क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है ग्राफिकन फॉलिकल से। ठीक है, अब बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे, और इसको बोला जाएगा एलएच सर्ज। इसको क्या बोला जाएगा, एलएच सर्ज बोला जाएगा। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH leading to its maximum level during the mid cycle is called LH surge। ठीक है, और LH सर्ज ही क्या इंड्यूस कराएगा, रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल। जब LH अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा तब ग्राफिकन फॉलिकल को रप्चर कराएगा और क्या कराएगा, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम कराएगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगा 14th डे पे। ठीक है, और इसी को बोला जाएगा ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब देखो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट जो है, अब ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर हुआ तो उसमें से ओवम तो निकल गया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम। उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफिकन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, उसको बोला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, रिलैक्सिन भी रिलीज करता है, रिलैक्सिन का भी रिलीज करता है। ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम और क्या है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये नीट 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्या क्या रिलीज सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के लिए। ठीक है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। और फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने के लिए कौन जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करने के प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, जब ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर हुआ था तो उसमें से एक तो ओवम बना, और दूसरा जो ग्राफिकन फॉलिकल बचा हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अगर अब फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाएगा, वो डिजनरेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से डिसइंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, और फिर अगेन एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अराउंड एज ऑफ 50 ईयर स्टॉप हो जाते हैं, तो अराउंड द एज ऑफ 50 मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। ठीक है, अगर किसी वुमन में मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में रेगुलर इंटरवल पे मेंसेस हो रहे हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज।